हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस का द्रवीकरण। यानी कि किसी गैस को हम किसी पात्र में यानी कि एक सिलेंडर में कैसे रखते हैं, इसी प्रक्रिया को हम गैस का द्रवीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, गैस का द्रव अवस्था में बदलना ही द्रवीकरण कहलाता है। गैस जब सीधे द्रव अवस्था में आती है तो उसे गैस का द्रवीकरण कहा जाता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब गैस के अणुओं पर दाब बढ़ाया जाता है और तापमान घटाया जाता है। तब गैस को संपीड़ित किया जाता है तो उसके कण बहुत पास पास आ जाते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे वे गैस से द्रव में बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ऑक्सीजन गैस। जैसे एलपीजी गैस है जो है, यह गैस है, ठीक है। अब क्या होता है, एलपीजी कोई भी गैस है, उसके अणु जो होते हैं, अणु वह काफ़ी दूर दूर तक होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनका आकर्षण बल कम होता है। जब इन्हीं गैस को हम एक सिलेंडर में रखते हैं, एक सिलेंडर में रखा जाता है, तो इन्हें क्या किया जाता है, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ इनमें भरा जाता है। और हाई प्रेशर में भरने के कारण इनके अणु जो पास पास आ जाते हैं और ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रोसेस से इसे हम कोई भी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तन करके हम सिलेंडर में रख देते हैं। उसके बाद हम समझने वाले हैं कि वाष्पीकरण देखते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे एक खुले बर्तन में हम पानी रख देते हैं, ठीक है, और ये सीधे ये वातावरण में आते ये द्रव जो है अपने आप गायब होगा। ये जो गायब होता है, इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला कारक ये है सतह का क्षेत्रफल। यदि हम वाष्पीकरण चाहते हैं वो जल्दी हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे। सतह का क्षेत्रफल का मतलब पहले इतनी जगह पर हम कर रहे हैं तो उसे इतने बड़े जगह पर हम लोग करेंगे, तो इसी को ही सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना कहते हैं। जैसे सतह जितना बड़ा होगा, वाष्पीकरण उतनी ही तेजी से होगा। उदाहरण के तौर पर कप में रखी चाय की तुलना में प्लेट में फैली चाय जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि प्लेट का सतह क्षेत्र अधिक है। ऐसे हम एक कप में चाय रखते हैं और एक प्लेट में चाय रखते हैं, तो ये कौन सा अधिक जल्दी से ठंडा होगा? तो कप में जो रखी चाय है उसे हम प्लेट में रखते हैं, जिससे उसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसलिए वह जल्दी से ही ठंडा होगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा है प्रभावित करने वाला कारक तापमान। तापमान बढ़ाने पर कणों को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे जल्दी वाष्प में बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर धूप में कपड़े छांव की तुलना में जल्दी सूखते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, जब तापमान को बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, जिससे जो छांव में रखे कपड़े, धूप में रखे कपड़े छांव की अपेक्षा जल्दी सूखते हैं। तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? जैसे हवा में पहले से ही मौजूद जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। हवा में जो भी जलवाष्प उपस्थित है उसी की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। यानी अगर हवा में आर्द्रता अधिक है तो क्या होगा, वाष्पीकरण कम हो जाएगा। उदाहरण, उमस भरे मौसम में पसीना जल्दी सूखता है। उमस भरे मौसम में पसीना जल्दी सूखता है। उसके बाद हम चौथा है वायु की गति। जैसे तेज हवा चलने पर जलवाष्प के कण हवा के साथ उड़ जाते हैं,
जिससे वाष्पीकरण तेज होता है। जब जब तेज हवा चलती है तो जलवाष्प के कण जो है हवा के साथ उड़ जाते हैं। उदाहरण, पंखे के नीचे गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि वहाँ वायु की गति तेज होती है। पंखे से हवा बहता है और वहाँ पर कपड़े डालने पर वायु की गति के कारण ये जल्दी सूख जाएंगे कपड़े। अब वाष्पीकरण के कारण ठंडक क्यों होती है, इस प्रक्रिया को समझिए। जैसे हम कूलर लें और कूलर चलाने पर हमें ठंडा का महसूस अधिक होता है, बल्कि एक टेबल वाला फैन चलाने पर हमें उतना अधिक नहीं महसूस होता है। इसे समझिए। वाष्पीकरण में द्रव के सबसे तेज चलने वाले कण ऊर्जा लेकर उड़ जाते हैं। बाकी बचे कण के औसत ऊर्जा कम हो जाती है, इसीलिए तापमान गिर जाते हैं और ठंडक लगती है। जब वाष्पीकरण में जैसे लाइन से समझिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे द्रव के कण की गति अलग अलग होती है। कुछ कण बहुत तेज होते हैं और वाष्पीकरण में ये तेज कण सतह से ऊर्जा लेकर गैस बनकर उड़ जाते हैं। बचे हुए कण की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा कम होने के कारण तापमान कम हो जाता है और ठंडक का महसूस होता है। उसके बाद हम समझते हैं उदाहरण के जरिए कुछ हम समझते हैं। जैसे पसीना सूखने पर ठंडा लगना। जैसे गर्मी में पसीना आता है, पसीना वाष्प बनकर उड़ जाता है तो हमारी त्वचा से ऊष्मा ले लेता है, इसलिए हमें ठंडक लगती है। उमस में पसीना नहीं सूखता है तो ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके बाद दूसरा है घड़े का पानी ठंडा होना। जैसे मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पानी उन छेदों से बाहर आकर वाष्प बनता है। वाष्प बनने के लिए वो घड़े के अंदर पानी से गर्मी लेता है, इसीलिए घड़े का पानी ठंडा रहता है। और तीसरा उदाहरण है हाथ पर स्प्रिट या सैनिटाइजर लगाना। हाथ पर हम स्प्रिट या सैनिटाइजर लगाते हैं, वह तुरंत उड़ जाता है, जिसकी वजह से हाथ से ऊष्मा लेकर उड़ जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। धन्यवाद। और ये आप क्लास 9 का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ इस लेक्चर में समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में हम क्लास 9 के दूसरे चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।